आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 7.3 कह रहा है भुजा के किसी वर्ग के शीर्षों पर स्थित 4 कणों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। वर्ग के केंद्र पर विभव भी ज्ञात कीजिए। तो 4 बिंदु द्रव्यमान रखे गए हैं, वर्ग है हमारा, स्क्वायर है। कह रहा है इसके चारों कोनों पर जो ये द्रव्यमान रखा गया है, तो इनसे मिल के जो सिस्टम बना है इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है और इस वर्ग के केंद्र पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो इतना काम हमें करना है। तो एक एक चीज़ को आसानी से समझेंगे और समझ के करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये स्क्वायर है इसकी एक भुजा एल लंबाई की है और मान लेते हैं कि ये केंद्र बिंदु है स्क्वायर का। तो ये जितनी भी दूरियां हैं जो ये द्रव्यमान रखे गए हैं ये सब दूरियां आर हैं। चूँकि स्क्वायर है इसलिए सारी दूरियां बराबर रहेंगी। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए प्रत्येक कण का द्रव्यमान m है तथा वर्ग की भुजा l है। हमारे पास l दूरी वाले 4 द्रव्यमान युगल, l दूरी वाले मतलब ये सब दूरियां l हो जाएंगी। तो l दूरी वाले 4 द्रव्यमान युगल मतलब जोड़े हैं तथा √2l दूरी वाले 2 द्रव्यमान युगल हैं। √2l दूरी की बात करेंगे अब हम। तो यहाँ पर समझिए, देखिए ये द्रव्यमान जो है mm, इनके बीच दूरी l है तो एक निकाय हो गया। ये भी l दूरी है तो एक निकाय हो गया। ये भी l दूरी है तो एक निकाय हो गया। ये भी l दूरी है तो एक निकाय हो गया। तो 1 2 3 4 निकाय हो गए हमारे पास। तो वही कह रहा है कि 4 द्रव्यमान युगल हैं जो l दूरी पर हैं और कह रहा है 2 द्रव्यमान युगल हैं जो √2l दूरी पर हैं। तो अगर इनको ऐसे ऐसे देखा जाए तो एक द्रव्यमान युगल ये है और एक द्रव्यमान युगल ये है। ये 2 ही क्रॉस में हैं। ऐसे ऐसे 4 हैं लेकिन ये क्रॉस वाले 2 ही हैं। तो इस दूरी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो इस दूरी को मान लीजिए हम x मान लें। अगर x मानेंगे तो x का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर ये कोण चूँकि 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो शेष दोनों भुजाओं का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हमारा डायगोनल है तो इसका स्क्वायर इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार l है यानी x इक्वल टू √2l हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि √2l दूरी वाले 2 द्रव्यमान युगल हैं। तो एक ये हो गया और एक ये युगल, ये दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा। और l दूरी वाले 4 द्रव्यमान युगल हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये 4। तो अब इन पूरे की स्थितिज ऊर्जा की बात करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो WR इक्वल टू, यानी ये जो हमने दूरी R ली है तो इस पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होगी तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर WR इक्वल टू, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था निगेटिव लिखते थे तो -G -4, 4 युगल हैं तो 4 हो जाएगा, G इंटू 2m इंटू m होंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। और कितनी दूरी पे है, l दूरी पर। तो ये हो गया 4 युगल हैं तो 4 लिखा गया, G और m है द्रव्यमान तो mm का स्क्वायर हो जाएगा। गुणा करेंगे तो अपान l -2 और G, चूँकि 2 युगल हैं तो 2 का गुणा किया गया, युगल मतलब पेयर जोड़ा, और m है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। दूरी कितनी है तो √2l हो जाएगा। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो -2gm स्क्वायर अपान l और ये इधर से 2 प्लस ये 1/√2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा -5.41 इंटू gm स्क्वायर बाई l। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। तो वर्ग के केंद्र r बराबर
√2L/2 पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा। तो अब देखिए जो ये R है, हमने ये पूरी भुजा √2L निकाली है, यानी 2R बराबर √2L है। अभी निकाला हमने, इसको x माना था, तो x बराबर 2R है, तो 2R बराबर √2L, तो R बराबर √2L/ नीचे 2 हो जाएगा। तो जब 2 का भाग देंगे तो 1/√2 × L हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर R बराबर √2L/2 आ गया, या इसी को 1/√2 × L लिख सकते हैं। तो इस पर गुरुत्वीय विभव की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए W × R लिखा है। स्थितिज ऊर्जा में W क्यों है, ये तो वर्क होता है। तो हमने पहले ही आपको बताया था कि जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए WR लिखा है। और यहाँ पर विभव की बात है, गुरुत्वीय विभव की, तो UR लिखा है। तो UR = हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ग के केंद्र की बात हो रही है, तो ये सारी दूरियां चारों जो है √2L/R हो जाएंगी, क्योंकि केंद्र से सारे द्रव्यमानों की दूरी R है, और R बराबर हमने √2L/2 निकाला है। तो UR = अब 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूरियां हैं, तो 4√2L/2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको देखिए हम लोग इस तरह समझेंगे, जैसे स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग पढ़ते थे V = 1/4πε0 Q/R, ये विद्युत विभव था। तो यहाँ पर इस पूरे की जगह G हो जाएगा, तो ये G रख दिया, और Q की जगह यहाँ पर M है तो M रख दिया, और R की जगह यहाँ पर √2L/ ये नीचे 2 है, ये इतना हो गया। लेकिन अब ये 4 निकाय हैं इतनी दूरी पे, 4 द्रव्यमान है, तो 4 का गुणा कर दिया इस प्रकार से। अब ये 2 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये 4 में 2 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा Gm/√2L। अब इस 8 को हम 4 × 2 लिख सकते हैं, Gm/√2L। इस 4 इस 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, Gm/√2L। तो √2 कट जाएंगे, तो 4√2 Gm/L, और ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव हमारे फार्मूले में। तो देखिए जो यहाँ पर है वही आंसर निकल के आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि कणों के किसी सभी वियुक्त निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा अवयवों या कणों के सभी संभावित युग्मों की ऊर्जाओं उपरोक्त समीकरण द्वारा परिकलित के योग के बराबर होती है। तो स्थितिज ऊर्जा युग्मों की सभी ऊर्जाओं, तो यहाँ पर देखिए ये 4 मिलके एक युग्म बन रहा है ये वाला, और ये 2 ऐसे मिलके एक युग्म बन रहा है, एक ये और एक ये वाला। तो इस तरह से हमने स्थितिज ऊर्जा निकाली। और अगर हम विभव, गुरुत्वीय विभव की बात करें तो देखिए कह रहा है कि उस बिंदु पर किसी कण के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा के रूप में की जाती है। तो इन चारों में से किसी एक की स्थितिज ऊर्जा की बात होगी केंद्र बिंदु पर, तो केंद्र बिंदु से दूरी ली जाएगी किसी एक की। तो एक की दूरी कितना थी, √2L/2, तो ये ली गई। या वही स्थितिज ऊर्जा जैसे हमने निकाला तो 4 का गुणा हुआ था और निकाला तो ये आंसर आ गया। तो जितना भी निकाय में जितने द्रव्यमान उनमें से किसी एक की बात होगी तो वही गुरुत्वीय विभव होगा, और सारे
द्रव्यमानों की बात होगी तो वही स्थितिज गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये चीज हमको निकल के सामने आई। अब आगे आ जाता है पलायन चाल। तो इसके बारे में हम समझेंगे। स्केप स्पीड इसको बोलते हैं, पहले पलायन वेग कहा जाता था, अब इसका नाम पलायन चाल हो गया है। तो स्केप वेलोसिटी नहीं, स्केप स्पीड हम लोग अब समझेंगे। तो कह रहा है कि यदि हम अपने हाथों से किसी पत्थर को फेंकते हैं तो हम यह पाते हैं कि वो फिर वापस पृथ्वी पर गिर जाता है। निसंदेह मशीनों का उपयोग करके हम किसी पिंड को अधिकाधिक तीव्रता तथा प्रारंभिक वेगों से शूट कर सकते हैं, जिसके कारण पिंड अधिकाधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तब स्वाभाविक रूप से हमारे मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न होता है, क्या हम किसी पिंड को इतने अधिक आरंभिक चाल से ऊपर फेंक सकते हैं कि वो फिर पृथ्वी पर वापस ना गिरे। तो जैसे हम अपने हाथ से फेंकते हैं तो कुछ ऊंचाई तक चला जाता है पिंड, लेकिन अगर मशीन से फेंका जाए तो बहुत ऊंचाई तक फेंक सकते हैं। तो इसी प्रकार ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इतना ऊंचाई तक फेंक दें कि वो फिर पृथ्वी में वापस लौट के ना आए, ऐसा हम करें। तो इसको ध्यान देना है। तो वही कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में ऊर्जा संरक्षण नियम हमारी सहायता करता है। तो मान लीजिए फेंका गया पिंड अनंत तक पहुंचता है और वहां उसकी चाल VR है। तो अनंत तक पहुंच जाए अगर पिंड पृथ्वी से फेंकने के बाद और वहां उसकी चाल VR हो जाए, तो कह रहा है किसी पिंड की ऊर्जा स्थिति तथा गतिज ऊर्जाओं का योग होती है। तो हमें पता है कि आंतरिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, बहुत समय से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि पहले की भांति W1 पिंड की अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करता है, तब प्रक्षेप की अनंत पर कुल ऊर्जा। तो जैसे हमने अनंत तक पिंड को फेंक दिया, तो अब अगर दोनों ऊर्जाओं की बात करें हम, तो कह रहा है कि पहले की ही भांति W1 पिंड की अनंत पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को निर्दिष्ट करता है, तब प्रक्षेप की अनंत पर कुल ऊर्जा कितनी होगी। तो कुल ऊर्जा बराबर E अनंत, कुल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा हमने अनंत पर W1 मान ली, प्लस गतिज ऊर्जा हाफ mv² होती है, और चूंकि फाइनल के लिए F लिख दिया है तो mv फाइनल का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया कुल ऊर्जा। तो यदि पिंड को पृथ्वी यानी आरी पृथ्वी की जो त्रिज्या ली जाती है कि केंद्र से h प्लस आरी ऊंचाई पर स्थित किसी पिंड से आरंभ में चाल V1 से फेंका गया था, तो इस पिंड की आरंभिक ऊर्जा थी। तो कह रहा है कि हमें पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या RE है, और RE त्रिज्या यानी पृथ्वी की परिधि से h ऊंचाई पर कोई पिंड हो, और वहां पर क्या स्थित होगी हमको बताना है। और वहां पर अगर हम प्रारंभिक ऊर्जा माने तो क्या होगा, तो E बराबर, चूंकि ऊंचाई h प्लस RE पर ज्ञात करना है तो ब्रैकेट में h प्लस RE लिखा, बराबर हाफ mvi², चूंकि आरंभिक मानना है तो आरंभिक का मतलब इनिशियल, तो I लिखा, माइनस, अब देखो जो अनंत पर था उसको अगर घटा दिया जाए तो इस बिंदु पर ऊर्जा निकल आएगी। तो हाफ mvi² माइनस, अब जो अनंत पर है तो W1 प्लस gme/h प्लस RE, चूँकि इतनी ऊंचाई पर निकालना है, जैसे अनंत पे निकाले थे वैसे इतनी ऊंचाई की बात हो रही है, तो इतनी ऊंचाई पर gme/h प्लस RE हो जाएगा आरंभिक ऊर्जा की अगर बात करें। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात है कि कोई पिंड जब पृथ्वी से h ऊंचाई पर रहेगा और वहाँ से फेंका जाएगा तो वहाँ पर उस पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वहाँ से फेंक दिया गया तो गतिज ऊर्जा होगी। तो ये हमने गतिज ऊर्जा लिख दिया h प्लस RE ऊंचाई पर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या से h ऊंचाई पर है, तो केंद्र बिंदु से पृथ्वी की कितनी ऊंचाई हो गई जहाँ पर वो है, h प्लस RE हो गई। तो h प्लस RE लिखा गया, और यहाँ पर उस पिंड की पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, यह केंद्र बिंदु से ऊंचाई है,
एच प्लस आर ई पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, लेकिन सतह से तो एच ऊंचाई है ना, तो एच ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा हाफ एम वी आई स्क्वायर हो गई। आई का मतलब इनिशियल प्रारंभिक। अब उसकी स्थितिज ऊर्जा वहाँ पर कितनी होगी, तो स्थितिज ऊर्जा होती है माइनस जी m1 m2 अपान एच प्लस आर ई। तो m1 हमारा यम है और m2 हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो यम ही लिख दिया है और g का गुणा हुआ अपान एच प्लस आर ई ऊंचाई है, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा ये है प्लस W1। तो जैसे पहले लिखते थे वैसे यहाँ भी लिखा। यहाँ भी देखिए लिखा कि ई अनंत पर कुल ऊर्जा तो W1 प्लस हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो इसी प्रकार एच प्लस आर ई पर ऊर्जा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और चूँकि पृथ्वी के सापेक्ष निगेटिव होती है तो माइनस जी एम ई एम अपान एच प्लस आर ई, और अनंत पर जो पिंड की गुरुत्वीय तेज ऊर्जा W1 हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार समीकरण 7.26 और 7.27 बराबर होने चाहिए। बराबर क्यों होने चाहिए, क्योंकि अनंत पर जितनी ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी उससे दूर जाने पर या पृथ्वी की ओर आने पर गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी। तो कुल मिला के कुल ऊर्जा समान ही होगी, तो ये वाली ये इसके बराबर होगी। तो इसको इस तरह कह सकते हैं जैसे कोई वस्तु बहुत तेजी से गति कर रही है, इसका मतलब उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ज़्यादा होगी तो स्थितिज ऊर्जा उतनी कम होगी। अगर धीमी गति कर रही है तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा कम है तो स्थितिज ऊर्जा उसकी उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कुल ऊर्जा नियत रहती है। तो उसी प्रकार से ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे, तो इनको बराबर कर लिया गया। तो ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार समीकरण 7.26 तथा 7.27 बराबर होने चाहिए। अतः यम V1 स्क्वायर या VI स्क्वायर अपान 2 माइनस जी एम एम ई अपान एच प्लस आर ई इक्वल टू यम वी स्क्वायर एफ अपान 2, क्योंकि अनंत पर दोनों की बराबर हैं तो ये कट जाएगा। तो कुल मिला करके समीकरण 7.28 का दक्षिण पक्ष एक धनात्मक राशि है, मतलब ये वाला दाहिना राइट हैंड पॉजिटिव है जिसका न्यूनतम मान 0 है। अतः वाम पक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए, तो बायां पक्ष भी ऐसा होना चाहिए। अतः कोई पिंड अनंत तक पहुंच सकता है जब VI इतना हो कि, तो VI इतना हो मतलब अगर इसको 0 रख दिया जाए तो मिनिमम वैल्यू निकल आएगी कि कितना होगा कि वो अनंत तक पहुंच जाए। तो यम VI स्क्वायर अपान 2 माइनस जी एम ई अपान एच प्लस आर ई से ज़्यादा या इसके बराबर होना चाहिए। भाई अनंत तक पहुंचने के लिए ये 0 अनंत पर माना गया। कह रहा है कि समीकरण इतने का दक्षिण पक्ष एक धनात्मक राशि है जिसका न्यूनतम मान 0 है। तो चूंकि गतिज ऊर्जा जब 0 होगी इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा हो गई, और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा होती है 0। तो यहाँ पर अगर हम 0 मान लेंगे और 0 के बराबर ये वैल्यू आएगी तो इसका मतलब वो वस्तु अनंत तक पहुँच जाएगी अगर इतनी गति दे दी जाए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो अभी और आगे चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। तो वही कह रहा है कि VI का न्यूनतम मान उस प्रकरण के तदनुरूपी है जिसमें समीकरण 7.29 का वाम पक्ष 0 के बराबर है। इस प्रकार किसी पिंड को अनंत तक पहुंचने के लिए अर्थात पृथ्वी से पलायन के लिए आवश्यक न्यूनतम 40 संबंध के तदनुरूपी है। तो ये जो है यही आवश्यक न्यूनतम चाल है, जो पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंका जाए तो वो अनंत तक पहुंच जाए। हालांकि ये चाल नहीं ऊर्जा है। अब देखिए यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो ये हाफ एम VI स्क्वायर न्यूनतम बराबर जी एम ई एम अपान एच प्लस आर ई हो जाएगा। अब कह रहा है यदि पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से छोड़ा जाता है, अब पृष्ठ से छोड़ा जाएगा तो एच ऊंचाई 0 हो जाएगी, पृष्ठ पर केवल आर ही बचेगा, तो एच बराबर 0 रख देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, VI न्यूनतम इक्वल टू एम से एम कट जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा और स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा, तो 2GME अपान आर ई हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए।
तो अगर इतनी न्यूनतम वेग से फेंक दिया जाए, देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि पिंड को पृथ्वी के पृष्ठ से छोड़ा जाता है तो h बराबर 0, तब हमें क्या प्राप्त होगा, वी आई प्रारंभिक वेग कितना होना चाहिए, √2 GME/RE। संबंध g बराबर GME/RE स्क्वायर का उपयोग करने पर हमें निम्न मान प्राप्त होते हैं। अब अगर ये स्मॉल g की जगह ये GME/RE स्क्वायर है तो GME की जगह ये इधर आ जाएगा तो GRE स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी जगह ये GME की जगह GRE स्क्वायर अगर रख दें तो RE स्क्वायर है तो RE कट जाएगा तो √2 GRE आ जाएगा। तो ये भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। तो ये दो समीकरण प्राप्त हो गए हमको, इन्हीं से हम पलायन वेग के बारे में निकाल सकते हैं। अब देखिए कह रहा समीकरण 7.32 में जी और RE के आंकिक मान रखने पर हमें VI न्यूनतम लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड प्राप्त होता है, उसे पलायन चाल कहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या रख दें RE की जगह और G 9.8 रख दें जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का, तो हमें पलायन वेग VI 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के लगभग प्राप्त होता है। यानी किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से अगर हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दें तो वो पृथ्वी पर वापस लौट के नहीं आएगी, और जब वापस लौट के नहीं आएगी तो इसी चाल को हम क्या कहेंगे, पलायन चाल कहेंगे। क्योंकि पलायन चाल का मतलब ही होता है कि अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकें और वो अनंत पे चली जाए, यानी फिर वापस पृथ्वी पर न लौट के आए, तो इसी को हम पलायन चाल कहते हैं। कह रहा है कभी कभी लापरवाही में इसे हम पलायन वेग भी कह देते हैं। तो कभी कभी हम लोग लापरवाही में इसे पलायन चाल न कह के पलायन वेग कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि पहले इसे पलायन वेग ही कहा जाता था। समीकरण 7.32 का उपयोग भली भांति समान रूप से चंद्रमा से फेंके जाने वाले पिंडों के लिए भी किया जाता है। ऐसा करते समय हम G के स्थान पर चंद्रमा के पृष्ठ पर चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण तथा RE के स्थान पर चंद्रमा की त्रिज्या का मान रखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला हमारा पूरे ब्रह्मांड के लिए सही है। जहाँ का भी हम निकालेंगे तो उस ग्रह या उपग्रह की त्रिज्या और वहाँ के गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू को रखेंगे, तो हमें जो है वहाँ के पलायन वेग के बारे में या पलायन चाल के बारे में पता चल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि इन दोनों ही राशियों के चंद्रमा के लिए मान पृथ्वी पर इनके मानों से कम है तथा चंद्रमा के लिए पलायन चाल का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान दीजिए जब हम चंद्रमा के लिए निकालते हैं RE और G की वैल्यू रख करके, तो चंद्रमा के लिए पलायन चाल का मान 2.3 किलोमीटर प्रति सेकंड आता है। यह मान पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/5 गुना है। तो पृथ्वी की तुलना की जाए अगर चंद्रमा से, तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 1/5 गुना है, यानी 5वां भाग है पृथ्वी का। यही कारण है कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। और ध्यान दीजिए कि इसी कारण से पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनकी चाल पलायन चाल से अधिक हो जाएगी। जो वहाँ पर हवा के कण हैं उनकी चाल पलायन चाल से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हवा चलती रहती है ना। तो पलायन चाल से जब ज़्यादा हो जाएगी तो पृथ्वी वो चंद्रमा के सतह को छोड़ करके वो अनंत में चले जाएंगे, यानी पलायन कर जाएंगे। इसीलिए चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वातावरण नहीं है। ये बात निकल करके सामने आ गई। अब देखिए क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो कह रहा है समान त्रिज्या R परंतु M तथा 4M द्रव्यमान के दो एक समान गोले, ठोस गोले इस प्रकार रखे हैं कि इनके केंद्रों के बीच पृथक्कन यानी बीच की दूरी चित्र 7.10 में दर्शाए अनुसार 6R है। ये डिस्टेंस यहाँ पर कोई पॉइंट है R है या ये पूरी 6R है।
एक m द्रव्यमान का है ये वाला, ये 4m का है, और त्रिज्या दोनों की r ही है। कह रहा है दोनों गोले स्थिर रखे हैं। अब कह रहा है स्मॉल m द्रव्यमान के किसी प्रक्षेप को कैपिटल M द्रव्यमान के गोले के पृष्ठ से 4m द्रव्यमान के गोले के केंद्र की ओर सीधे प्रक्षेपित किया जाता है। ये छोटा सा देखिए m द्रव्यमान का गोला है, इसको कैपिटल M द्रव्यमान के गोले से प्रक्षेपित किया जाता है, यानी फेंका जाता है सीधा इस 4m द्रव्यमान के गोले की तरफ। तो कह रहा प्रक्षेप की उस न्यूनतम चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए जिससे फेंके जाने पर वह दूसरे गोले के पृष्ठ पर पहुंच जाए। तो कह रहा हमें फार्मूला निकालना है कि वो न्यूनतम वेग यानी पलायन वेग जिसको कहते हैं कि ये 4m द्रव्यमान के गोले तक पहुंच जाए इस m द्रव्यमान के गोले से, और ये इसके केंद्र से इस केंद्र बिंदु की दूरी 6r है। इस चीज को ध्यान देना है। और ये देखिए एक बिंदु माना गया है, तो यहाँ तक की ये दूरी स्मॉल r है, इसको भी ध्यान देना। और ये पूरी दूरी 6r है, यानी एक गोले की जो त्रिज्या है उससे 6 गुना ज़्यादा है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो कह रहा है प्रक्षेप पर दो गोलों के परस्पर विरोधी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दो गोले आपस में पास में रखे गए हैं, तो जब पास में रखे जाएंगे तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल भी आपस में काम करेंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो कह रहा है कि उदासीन बिंदु n चित्र 7.10 में देखिए। तो एक उदासीन बिंदु बनाया गया है यहाँ पर न्यूट्रल बिंदु n, न्यूट्रल यानी उदासीन की वजह से इसको n दिया गया है। तो n का मतलब है कि ये अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इस बिंदु पर जब दोनों आकर्षित करेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी, ये पिंड इसको आकर्षित करेगा तो बल इधर को लगेगा, और ये द्रव्यमान इसको आकर्षित करेगा तो बल इधर को लगेगा। तो क्वेश्चन ये बता रहा है कि इस बिंदु पर ऐसी स्थिति बन रही है कि ये न्यूट्रल पॉइंट है उदासीन, यहाँ पर दोनों तरफ बराबर बल लग रहा है। ये कहने का मतलब है कि ये ऐसा बिंदु है जहाँ पर दोनों द्रव्यमान खींच तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है। तो वही कह रहा है कि उदासीन बिंदु n जो चित्र 7.10 में देखा गया कि परिभाषा एक ऐसे बिंदु यानी स्थिति के रूप में की जाती है जहाँ दो बल यथार्थता एक दूसरे को निरस्त करते हैं यदि ON बराबर r है। तो जो n बिंदु हमने देखा फिगर में वो दोनों तरफ के बलों को निरस्त करता है, यानी न्यूट्रल पॉइंट है। और अगर वो न्यूट्रल पॉइंट r दूरी पर है कैपिटल M द्रव्यमान से, यानी ON की दूरी r है, ये कहने का मतलब है। तो अगर ON की दूरी हम r मान लें तो क्या होगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग गुरुत्वीय बलों की तुलना करेंगे। तो जैसे हम विद्युत बल में निकालते थे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसकी जगह में G रखेंगे और M1 M2 रखेंगे Q1 Q2 की जगह में, और नीचे r स्क्वायर हो जाएगा। तो m द्रव्यमान के बल के लिए दूरी r है, तो G कैपिटल M और जो ये स्मॉल m द्रव्यमान का फेंका जा रहा था वो अपान दूरी कितनी है r स्क्वायर बराबर। अब बड़े गोले का द्रव्यमान कितना है 4m, तो 4 इंटू m किया, G वैसे रखेंगे और जो छोटा द्रव्यमान है उसको लिखेंगे अपान बीच की दूरी कितनी होगी, तो दोनों के बीच की दूरी चूंकि 6r थी और एक तरफ से यही r था तो इधर वाले से कितना होगा 6r माइनस r, और जैसे इधर स्क्वायर है ये वैसे पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये GM कट जाएगा, ये m भी कट जाएगा, तो सिर्फ इतना बचेगा और 4 बचेगा। तो इसका गुणा करेंगे तो 4r स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा 6r माइनस r का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6r माइनस r इक्वल टू, अब चूंकि बहुत छोटा होता है तो क्या करते हैं स्क्वायर की जगह हटा के यहाँ पर प्लस माइनस 2 कर दिए, क्योंकि ये 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस 2r कर दिए, यानी
ये r बराबर, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 3r हो जाएगा, तो r बराबर 2r होगा या -6r होगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 3r आएगा, तो ये r बराबर 6r में 3r कटेगा तो 6 में 2 बचेगा ना, तो r बराबर 2r होगा, या फिर घटाएंगे तो यह -6r आएगा। इस प्रकार से 2 पॉइंट बन सकते हैं। तो इस उदाहरण में उदासीन बिंदु r बराबर -6r हमसे संबंधित नहीं है, क्योंकि ये 2r की जो दूरी है तो दोनों के बीच 6r दूरी है, तो 2r तो संभव है, लेकिन -6r कैसे संभव निगेटिव में। तो वही कह रहा है कि r बराबर -6r हमसे संबंधित नहीं है, क्योंकि जो हमने r मानी है वो निगेटिव में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दोनों गोलों के बीच की दूरी है, तो पॉजिटिव में ही होगी वो गोल दूरी। ये दूरी r हमारी पॉजिटिव में ही हो सकती है, जबकि -6r निगेटिव में निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए -6r को हम महत्व नहीं देंगे। तो इस प्रकार ON बराबर r बराबर 2r हो जाएगा, यानी ये जो m द्रव्यमान का गोला है इससे 2r दूरी पर हमारा उदासीन बिंदु होगा। तो वही कह रहा है कि कण को उस चाल से प्रक्षेपित करना पर्याप्त है जो उसे n तक पहुंचने योग्य बना दे। तो अगर ये n तक पहुंच जाए वस्तु, यानी उदासीन बिंदु तक पहुंच गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो जो दूसरा वाला गोला है हमारा, इसको देखिए कि ये न्यूट्रल पिन पॉइंट है 2r तक, तो 2r तक इसका आकर्षण रहेगा। फिर अगर यहाँ से जरा भी कोई वस्तु इधर को आ जाए तो ये खट से खींच लेगा अपनी तरफ, तो यहाँ तक हमें पहुँचाना है उदासीन बिंदु तक। इसके बाद तो ये खुद ही खींच लेगा, क्योंकि इसके खिंचाव वाला बिंदु खत्म हो गया यहाँ से। तो ऐसे ही पृथ्वी से चंद्रमा में जब कोई चीज़ फेंकी जाती है, या प्रक्षेप या चंद्रयान फेंका जाता है, पहुँचाया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, तो हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच उदासीन बिंदु ढूंढते हैं कि पृथ्वी का आकर्षण कहाँ के बाद चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो वहीं तक छोड़ देते हैं, इसके बाद तो अपने आप वो चली जाएगी। तो इस तरह हम लोग करते हैं। तो इस 2r तक हमें पहुंचाना है, इसके बाद ये अब बड़ा वाला गोला अपने आप, ज़्यादा द्रव्यमान वाला गोला अपने आप उसे खींच ले। तो वही कह रहा है कि इसके पश्चात वहाँ पहुँचने पर 4m द्रव्यमान के गोले का गुरुत्वीय बल कण को अपनी ओर खींचने के लिए पर्याप्त होगा, यानी फिर तो अपनी ओर खींच ही लेगा। तो m द्रव्यमान के गोले के पृष्ठ पर यांत्रिक ऊर्जा, अब m द्रव्यमान के गोले पर यांत्रिक ऊर्जा क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हम जोड़ तो रहे हैं, लेकिन स्थितिज ऊर्जा चूंकि निगेटिव होती है तो निगेटिव चिन्ह अपने आप आ जाएगा। तो गतिज ऊर्जा 12mv² प्लस स्थितिज ऊर्जा Gmm/r, और चूंकि ये निगेटिव में ही होती है तो प्लस ब्रैकेट में निगेटिव लिखेंगे तब भी ये निगेटिव ही हो जाएगा, और माइनस, अब बड़े वाले गोले की बात करें, चूंकि स्थितिज ऊर्जा दोनों गोलों के कारण है, तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा भी है, स्थितिज ऊर्जा भी है, ये m द्रव्यमान पे, और वहाँ स्थितिज ऊर्जा होगी क्योंकि वहाँ पहुँच के वो वहाँ स्थिर हो जाएगा। तो माइनस उसका द्रव्यमान 4g है, तो 4gm/, अब ये दूरी तो यहाँ पर देखिए हमने r माना है, तो चूंकि टोटल 6r है, तो अगर हम यहाँ पे r मानेंगे तो उसके लिए 5r बचेगी 4m द्रव्यमान के लिए, तो 5r लिख दिया इस प्रकार से। अब उदासीन बिंदु n पर कण की चाल शून्य मान की और प्रवृत्त होगी। जाहिर सी बात है कि उदासीन बिंदु है तो गतिज ऊर्जा वेग 0 हो जाएगा, यानी कुल स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अतः n पर यांत्रिक ऊर्जा शुद्ध रूप से स्थितिज ऊर्जा होगी। जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, तो En न्यूट्रल पॉइंट है, तो वहाँ पर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा हमारी निगेटिव में लिखते हैं, तो -Gmm/n पर कितना दूरी है न्यूट्रल पॉइंट पे? 2r, तो 2r लिख दिया, -4gmm/, अब जब ये 2r हो गया तो इधर बड़े वाले ज़्यादा द्रव्यमान वाले 4m द्रव्यमान के लिए कितना बचा?
4r, क्योंकि पूरी दूरी 6r थी। देखिए यहाँ पर 6r थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4r लिखा गया। तो ये आ गई स्थितिज ऊर्जा न्यूट्रल पॉइंट पर। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, अब अगर हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा दें तो हाफ v², देखिए वेग के लिए यम तो कट जाएगा सब जगह से, तो हाफ v² माइनस gm/r माइनस 4g M/5r, जब इसको r मानेंगे तो 5r रहेगा, बराबर माइनस gm/2r माइनस gm/r। ये 4 आपस में कट गया, इसलिए gm/r लिखा गया। तो इस बात को ध्यान देना। तो ये पूरा यहाँ से उठा के m कट गया, मतलब m नहीं रखा गया। इधर अगर हाफ mv² रख देंगे तो m कट जाएगा। तो हाफ v² माइनस ये m हटा के पूरा लिखा गया है, इसको इसके बराबर किया गया है। तो माइनस g/2r माइनस 4 कट जाएगा gm/r, m इधर वाले कट जाएंगे जब भी दोनों को बराबर करेंगे। अथवा v² बराबर, अब ये 2 इधर चला जाएगा, 2gm/r 4/5 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये पूरा इधर जाएंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 4/5 आ जाएगा माइनस हाफ आ जाएगा जब 2gm/r कॉमन लेंगे। ये पूरा इधर करके करेंगे आप तो इतना ही आएगा। तो v बराबर, अब अंडर रूट हो जाएगा या हाफ लिखिए, तो इसको घटाएंगे हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3gm/5r की पावर हाफ। जब इन गोलों का निकाला गया तो इतना आ गया। तो यहाँ यह ध्यान देने का विषय है कि n पर प्रक्षेप की चाल शून्य है, परंतु जब हम 4m द्रव्यमान के गोले से टकराता है, परंतु जब यह मतलब ये जो स्मॉल m द्रव्यमान है इसे टकराता है तब इसकी चाल शून्येतर होती है, यानी शून्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये खींचेगा तो इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी, यहाँ तो 0 हो जाएगी, फिर इसके कारण फिर से बढ़ना शुरू होगी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि गति के कारण यहाँ टकराएगा तो शून्येतर मतलब नॉन जीरो होगी। तो जिस चाल से प्रक्षेप 4m द्रव्यमान के गोले से टकराता है उसे ज्ञात करना छात्रों के अभ्यास के लिए छोड़ा जा रहा है। तब ये कह रहा है कि 4m द्रव्यमान के गोले से जिस चाल से टकराता है तो उस चाल को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें स्थितिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा कर देना है, तो किस चाल से टकराएगा वो हमें निकल करके प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आगे आ जाता है भू उपग्रह। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।